बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की जो अहम तरीन इत्तलात हैं उनमें सबसे पहले तो ये है कि अमरीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने अटैक किया है ईरान की गैस फील्ड पे, पारस जिसका नाम है, बहुत बड़ी गैस फील्ड है। ईरान का बहुत हद तक एनर्जी का इसके ऊपर इन्हिसार है, यानी 80% ईरान को कहा जाता है कि गैस यहाँ से मिलती है। जो बिजली की उनकी पैदावार है उसका एक बड़ा हिस्सा यहाँ से पैदा होता है। तो इसके ऊपर हमला एक पैगाम था, ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से खबर आई कि ये एक ऐसा पैगाम था जो ईरान को बताया गया कि ईरान आबनाए हरमज़ को खोल दे और आबनाए हरमज़ के अंदर जो कंट्रोल कर रहा है चीज़ों को वो ना करे। लेकिन क्या ईरान ने ये पैगाम वसूल किया? ईरान ने फौरी तौर पे इस मामले के बाद एक सख्त वार्निंग जारी की थी और एक वार्निंग उन्होंने दोबारा जारी की है, यानी एक हमला करने से पहले, एक हमला करने के बाद। देखिए, ईरान ने ये वाला हमला होने से पहले कह दिया था कि अगर हमारी तनसीबात पे अटैक किया जाएगा तो हम खित्ते में बाकी तनसीबात पे भी अटैक करेंगे। फिर फौरी तौर पे उन्होंने रद्दअमल दिया। वो क्या दिया मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उस रद्दअमल के बाद ईरान ने फिर वार्निंग जारी की है। ईरान ने कहा कि अगर अब दोबारा ऐसा किया गया तो अमेरिका से मुंसलिक खित्ते के तमाम तवानाई मराकज़ को राख में बदल दिया जाएगा। ये ईरान ने, वो खुदकुशी पे उतरा हुआ है। एक खुदकुश बम्बार होता है ना, जो अपने आप को भी मार लेता है, सबको मार लेता है। इस पूरी जंग के अंदर जो सबसे बड़ी मुसीबत थी वो शाहिद ड्रोन था, वो भी खुदकुश ड्रोन था। ये लड़ाई खुदकुशी पे है। सबसे पहला बड़ा खुदकुश हमला जो है वो आयतुल्लाह अली खामनाई ने किया कि उन्हें पता था कि वो शहीद कर दिए जाएंगे। उन्हें बताया भी गया, उन्होंने कहा नहीं, मैं जब शहीद हो जाऊंगा फिर मेरी कौम खड़ी हो जाएगी, और वही हुआ। तो ये ईरान, पूरी लड़ाई का जो डिज़ाइन है ईरान का, वो खुदकुशी वाला है। वो कह रहा ठीक है, आप हमें तबाह करें, हम आपको तबाह बर्बाद कर देंगे और अमेरिका की चौधराहट नहीं रहेगी। अब ये लड़ाई इस अंदाज में हो रही है। ईरान ने किया क्या इसके बाद? ईरान ने पहले ये वार्निंग जारी की कि इलाके खाली किए जाएं जहाँ जहाँ पे ऑयल फील्ड्स हैं और जहाँ जहाँ पे गैस फील्ड्स हैं। और उसके बाद ईरान ने जवाब के तौर पे जो अटैक किया, जो अब तक इतलात आ रही हैं, ईरान की जानिब से कन्फर्मेशन आ जाएगी, लेकिन अरब ममालिक कह रहे हैं कि ये ईरान ने किया। कतर में, सऊदी अरब में और यूएई में जो एनर्जी साइट्स हैं उनके ऊपर हमले हुए हैं और ये शदीद हमले इसराइल के ऊपर भी हो रहे हैं। जबकि अभी वार्निंग जारी की गई ईरान की जानिब से कि इसराइल की जितनी भी रिफाइनरीज़ हैं या तेल से मुंसलिक, गैस से मुंसलिक जितनी उनकी मकामात हैं वो सारे खाली कर दिए जाएँ, क्योंकि अब ईरान वहाँ पे बड़ा हमला कर सकता है। कतर ने बताया कि वहाँ पे रास लाफम जो गैस फील्ड है उसे बड़ा अच्छा खासा नुकसान पहुँचा है ईरानी हमले की वजह से। उन्होंने ईरान के बारे में कहा और इसके बाद कतर ने ईरान का जो सफारती अमला है उन्हें नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 24 घंटों में कतर को छोड़ने का उन्हें हुक्म जारी कर दिया कि कतर को छोड़ के चले जाएं वहाँ से। और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, सख्त किस्म का मजम्मती एक बयान भी कतर ने जारी किया है। यूएई की जो अबू धाबी में हबशान गैस फील्ड है वहाँ पर अटैक हुआ और उससे फिर यूएई ने बंद कर दिया। यूएई ने इसके बारे में बताया कि वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया है। फिर सऊदी अरब के बकौल उसकी 2 रिफाइनरीज़ के ऊपर अटैक किया गया है, लेकिन सऊदी अरब ने इंटरसेप्ट किया। मुझे ऐसा लगता है कि ईरान ने सऊदी अरब पे जो अटैक किया वो जानबूझ के इस नौयत का था कि सऊदी अरब ने उसको इंटरसेप्ट कर लिया और इतना नुकसान नहीं हुआ। 4 लोग ज़ख्मी हुए हैं, जो मलबा गिरा मिसाइलों का नीचे, उसमें 4 लोग ज़ख्मी हुए हैं। सऊदी अरब ने यह स्टेटमेंट दिया कि ईरान का जो कुछ भरोसा बचा था वो इन हमलों के नतीजे में चला गया। और सऊदी अरब ने यह भी कहा कि वो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अब ये तो आ गया जनाब उनका स्टेटमेंट। और कुछ डेवलपमेंट भी हैं जो ईरान ने किए हैं फौरी तौर पे आज के दिन में, क्योंकि एक डाटा है मेरे पास। उस डाटा को अगर आप देखते हैं तो आपको समझ आती है कि ईरान ने पहले दिन बहुत बड़े पैमाने पर हमले किए थे, फिर 1-2 दिन के बाद उन हमलों की शिद्दत में कमी आ गई थी। लेकिन अगर आप जंग का 17वां, 18वां, 19वां दिन आप देखें तो ये लगातार मिसाइलों और ड्रोन की तादाद में इजाफा हो रहा है। जब अमेरिका ने यह अनाउंस किया कि अब ईरान के हथियार ख़त्म हो रहे हैं या बहुत थोड़े से ड्रोन और मिसाइल रह गए हैं या 8% रह गए हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा तो ईरान ने एकदम एक्सीलेटर पे पाँव रख दिया और अब ईरान जो है वो ड्रोन भी ज़्यादा मार रहा है और मिसाइल भी ज़्यादा मार रहा है। और इस मरतबा उसके ड्रोन और मिसाइल्स निशाने पर इसलिए लग रहे हैं कि खित्ते का जो एक इंटरसेप्शन का निज़ाम था, दिफाई निज़ाम था, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, वो काफ़ी हद तक ईरान ने पहले ही मुतासर कर दिया है। ईरान ने रियाद में, सऊदी अरब का शहर है, वहाँ पे अमरीकी फाइटर जेट्स का जो फ्यूल डिपो है
वो भी तबाह कर दिया है। इसके अलावा यूएई के अल मिनहार एयर बेस पर ईरान ने एक और हमला किया है। इसराइल के बिन गवीरियान एयरपोर्ट पर तबाही मचा दी है, वहाँ पे 3 तैयारे भी तबाह होने की इत्तला आई है। तो ये ईरान अपनी जो स्ट्राइक्स है, जो हमले की कैपेसिटी है, उसको बढ़ाता जा रहा है। और जिस तरह ईरान के ऊपर ज़्यादा हमले होते हैं, उसी तरह ईरान वापस भी ज़्यादा हमले करता है। अब ईरान ने यह कहा कि दोबारा अगर हमारी ऑयल की या गैस की तनसीबात को निशाना बनाया गया तो हम जवाबन बाकी सबकी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। ये ईरान क्यों कर रहा है? क्योंकि सऊदी अरब देखिए ये कहता है कि हमारी सरजमीन से कोई हमला नहीं हो रहा। यही बात जो है वो बाकी ममालिक भी कह रहे हैं कि हमारी सरजमीन से अटैक नहीं हो रहा। लेकिन इन मुल्कों के अंदर अमेरिकन अड्डे मौजूद हैं और अमेरिकन ने इनको इस्तेमाल किया है ईरान के खिलाफ लड़ाई में। जबकि इसराइल जो है वो जितने भी हमले करता है वो इन्हीं ममालिक की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करके करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसराइल जो है वो बहुत घूम फिर के पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आए, वो इन्हीं ममालिक के ऊपर से आता है। यानी अमरीकी तैयारे जो यूके की फ़िज़ाई हदूद से उड़ के जाते हैं लड़ने के लिए, यूरोपियन ममालिक उन्हें अपनी फ़िज़ाई हदूद नहीं दे रहे। जो यूके से अमरीकी तैयारे, जेट तैयारे लड़ने के लिए आते हैं या हमला करने के लिए आते हैं, उन्हें यूरोपीय ममालिक अपनी एयर स्पेस तो नहीं दे रहे। ना स्विट्ज़रलैंड ने दी है, ना बाकी ममालिक दे रहे हैं। स्पेन वैसे ही बहुत खिलाफ हो गया है और फ्रांस ने भी जंग में शामिल ना होने का फ़ैसला किया है। तो जो अमरीकी जेट तैयारे हैं वो एक बहुत लंबा चक्कर लगाते हैं समंदर में और उसके बाद वो फिर गुजरते हैं इटली, स्पेन के पास से फिर आगे इटली आ जाता है, फिर यूनान आ जाता है। इस एरिया में वो अपनी रीफ्यूलिंग करते हैं जो हवा में हो जाती है। रीफ्यूलिंग के बाद वो फिर जो मेडिटेरेनियन सी है वहाँ से दाखिल हो जाते हैं इसराइल की हदूद में। इसराइल से आगे उर्दन, सऊदी अरब और फिर इराक। इसके बाद वो जाकर अटैक करते हैं ईरान के ऊपर। तो सऊदी अरब की और इराक की और उर्दन की, इन ममालिक की जो फ़िज़ाई हदूद है और इसराइल की, ये इस्तेमाल होती हैं जब भी ईरान के ऊपर अटैक करना होता है और ये अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। अब आप अंदाज़ा करें कि यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय ममालिक अपनी फ़िज़ाई हदूद अमेरिका को नहीं दे रहे। कई ममालिक अपनी फ़िज़ाई हदूद अमेरिका को नहीं दे रहे, लेकिन अरब ममालिक की फ़िज़ाई हदूद अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। वजह यह है कि दिफाई नुक्ता नज़र से इनके कुछ मुआहदे हैं और अमेरिका सऊदी अरब का, यूएई का, कतर का, उर्दन का, इन ममालिक का दिफा भी करता है और इन्होंने आपस में दिफाई मुआहदे किए हुए हैं। बहरहाल इस हमले के बाद, या ये जो हमले हुए हैं इसके बाद काफ़ी कशीदगी है और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने फ़ौरी तौर पर राब्ते भी किए। हमला करने के बाद उन्होंने तुर्की से रब्ता किया, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया, मिस्री वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से भी उनकी टेलीफोनिक बात हुई है। और सऊदी अरब ने फ़ौरी तौर पे एक मीटिंग बुलाई इन हमलों के बाद कि अब करना क्या है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा थे उस मीटिंग में, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा थे, मिस्री वज़ीर ख़ारजा थे और इन्होंने टेलीफोनिक राब्ते भी किए हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के वज़राए ख़ारजा के साथ। तो इस वीलॉग में अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।